क्या आप भी अक्सर सुनते हैं कि ये परियोजना वक्त से पीछे चल रही है या परियोजना प्लैन्ड बजट से बहुत ज़्यादा ऊपर इसका लागत आ रही है। और सबसे बड़ी न्यूज़ तो होती है जब पता चलता है कि भाई ये परियोजना जो वायदे किए गए थे उन्हें पूरा करने में नाकामयाब रहेगी। वो फ़ायदे जो मिलने थे इस प्रोजेक्ट से वो अब नहीं मिलेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है चिरंजीव देवगन और आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बैरियर्स। इस प्रोग्राम में हम आममर्रा की टॉपिक्स के ऊपर बातचीत करते हैं। आज का हमारा विषय है कैपिटल प्रोजेक्ट्स, यानी कि बड़ी बड़ी परियोजनाएं जो सरकार चलाती है। तो आज हम बात करेंगे कि ये परियोजनाएं चलाती क्यों है सरकार। जब ये परियोजनाएं अधिकतर रूप से अपनी लागत को ऊपर कर जाती हैं, जो टाइमलाइंस दिए होती हैं उन टाइमलाइंस पे पूरी नहीं हो पाती। किन कारणों से ये परियोजनाएं विफल हो जाती हैं, किन कारणों से ये परियोजनाएं वादा किए हुए फायदे नहीं दे पाती, किन कारणों से ये परियोजनाएं कंज्यूमर्स को प्रॉमिस्ड बेनिफिट डिलीवर नहीं कर पाती। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि भाई ये परियोजनाएं होती क्या हैं, कैपिटल प्रोजेक्ट्स होते क्या हैं। तो अगर हम अपनी और आपकी बात करें तो हम क्यों करते हैं प्रोजेक्ट्स। हमारी एक विजन होती है, एक हमारा गोल होता है। उन विजन्स को, उन गोल्स को अचीव करने के लिए हम प्रोजेक्ट्स स्टार्ट करते हैं। प्रोजेक्ट्स मायने कि समथिंग जो एक डिफाइंड दायरे में की जाती है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो दायरा, जिसे हम अंग्रेजी में स्कोप कहते हैं। तो हर प्रोजेक्ट का एक डिफाइंड स्कोप होता है कि मुझे MBA करनी है, मुझे अगले 3 साल में MBA करनी है, मुझे अगले 3 साल में IIM से MBA करनी है। तो जितनी हमने उसमें क्लैरिटी डाली, MBA करनी है, फिर हमने उसमें टाइमलाइंस डाली कि अगले 3 साल में MBA करनी है, फिर हमने उसमें लोकेशन डाली कि भाई कहाँ से MBA करनी है। तो जितनी डिफाइंड आपका दायरा होगा उतनी आपकी कामयाबी का प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगा। तो प्रोजेक्ट्स के अंदर हम एक दायरा डिफाइन करते हैं हमेशा। तो गवर्नमेंट बड़े प्रोजेक्ट्स क्यों करती है कि अगर हमने अपनी लॉजिस्टिक्स इंप्रूव करनी है तो हमारे को बढ़िया हाईवे चाहिए अपने शहरों के अंदर, राइट। दिल्ली से बॉम्बे के बीच में अब एक बहुत बड़ा हाईवे बन रहा है, 6 लेन का हाईवे बन रहा है, लगभग 1 लाख करोड़ रुपए की लागत से ये हाईवे बन रहा है। तो इसका मेन मकसद क्या है? उसका मेन मकसद है कि जो ट्रैवल टाइम है दिल्ली से बॉम्बे का आज की तारीख में 24 घंटे का, उसको कट करके 12 घंटे पे ले आए। कि 12 घंटे में आप दिल्ली से बॉम्बे तक पहुँचे। उस टाइम को कट करने से बेनिफिट क्या मिलेगा, राइट। वो एक समझना बहुत ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि जब हालात ख़राब होते हैं, जब इन प्रोजेक्ट्स के अंदर हमारे को दिक्कतें आनी शुरू होती हैं, तो हमारी जो मिशन स्टेटमेंट है, क्यों हम इस परियोजना को कर रहे हैं, वो बहुत इम्पोर्टेंट हो जाती है। तो हमारे को मेक श्योर करना है कि जो हमारी सब्जियां हैं पंजाब से, हरियाणा से, वो टाइम पे बॉम्बे पोर्ट तक पहुँचे, ताकि हम उन्हें ख़राब होने से पहले एक्सपोर्ट कर सकें। कारण हो सकता है, जो कमोडिटीज़ लॉजिस्टिक्स हमारे को चाहिए, एक डेवलप्ड नेशन बनने के लिए, उनके लिए हमारे पास हाई स्पीड रोड नेटवर्क होना ज़रूरी है। लॉजिस्टिक्स इम्प्रूव होती हैं उससे। ट्रकिंग के ऊपर सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम होता है, या एक शहर से दूसरे शहर तक भी सामान पहुंचाने का सबसे ज़्यादा काम ट्रकिंग पे होता है, क्योंकि रेलवे लाइन हर जगह तक नहीं जा सकती। आप रेलवे से एक से दूसरी जगह तक ले भी जाएंगे, पर फिर भी आगे उसके रेलवे स्टेशन से वेयर हाउस तक पहुंचने के लिए आपको ट्रक चाहिए होता है। तो वो लॉजिस्टिक्स के कारण हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं। अब उसकी एक कास्ट बेनिफिट एनालिसिस होती है, वो कास्ट बेनिफिट एनालिसिस देख के वो परियोजनाएं अप्रूव होती हैं। तो जब भी कोई बड़ा काम करना होता है, नया एयरपोर्ट बनाना है दिल्ली के अंदर, क्यों बनाना है? क्योंकि कॉमनवेल्थ गेम्स आ रही हैं, एक कारण ये है। दूसरा कारण ये है कि भाई आज का जो एयरपोर्ट है वो इतना जो एयर ट्रैफिक दिल्ली में बढ़ चुका है उसको मैनेज नहीं कर सकता, इसलिए हमारे को उसको इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्डअप करना है। तो ये बहुत सारे कारण होंगे। तब उन सब कारणों को की समीक्षा करने के बाद, एनालाइज करने के बाद, एज अ गवर्नमेंट एजेंसी आप डिसाइड करते हो कि भाई एक नया एयरपोर्ट बनाया जाए या एग्जिस्टिंग एयरपोर्ट को मॉडर्नाइज किया जाए। नया एयरपोर्ट की लागत
1 लाख करोड़ आ रही है, इस एयरपोर्ट को अगर हम अपडेट करें तो 50,000 करोड़ में कर सकते हैं। तो कई चीज़ें इन चीज़ों में देखी जाती हैं, पर उसके बेसिस पे आप एक प्रोजेक्ट को अप्रूव करते हैं। तो ये बड़े प्रोजेक्ट्स चाहिए होते हैं, या आप कॉमनवेल्थ गेम्स कर रहे हैं या आप ओलंपिक्स कर रहे हैं, तो आपको स्टेडियम्स चाहिए, नए स्टेडियम्स चाहिए, जहाँ पे आप गेम्स को होस्ट कर सकें। तो उसके लिए आप प्रोजेक्ट्स डिफ़ाइन करेंगे। आपको हॉस्पिटल्स बनाने हैं, वो प्रोजेक्ट्स होगा। या आप एज ए गवर्नमेंट कहते हो कि भी मेरे को भारत के हर एक निवासी तक हेल्थ केयर पहुँचानी है, वो भी अपने आप में एक प्रोजेक्ट है, राइट। कि आपको मेक श्योर करना है कि भारत के अंदर अगर 6,000 गांव हैं तो हर गांव के अंदर मुझे डिस्पेंसरी बनानी है, और उस डिस्पेंसरी के अंदर मुझे एक डॉक्टर, एक नर्स, एक कंपाउंडर रखना है। तो उस तक पहुंचने के लिए आप जादू की छड़ी घुमाएंगे तो नहीं होगा ना। अगर प्राइम मिनिस्टर साहब ने लाल किला से कह दिया या हेल्थ मिनिस्टर ने कैबिनेट मीटिंग में कह दिया, तो उससे नहीं होगा ये। उसके लिए एक बहुत बड़ी प्लानिंग की आवश्यकता होगी और एक समय लगेगा, और उस समय के अनुरूप ही ये चीज़ें होती हैं। तो इसलिए इन्हें एक बड़ी परियोजना यानी कि प्रोजेक्ट के रूप में इम्प्लीमेंट किया जाता है। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि भी ये इम्प्लीमेंटेशंस फेल क्यों हो जाती हैं। और ये सिर्फ हिंदुस्तान की बात नहीं है, दुनिया भर के अंदर कैपिटल प्रोजेक्ट्स 90% ऑफ टाइम्स फेल हो जाते हैं। और फेल की डेफिनेशन भी अलग अलग है, पर अगर मैं मानूं कि अगर वो जो डिफाइंड स्केजुअल है उसके अंदर वो इम्प्लीमेंट नहीं होते, या डिफाइंड बजट जो अप्रूव बजट था उसके अंदर वो कंप्लीट नहीं होते, या जो बेनिफिट ओरिजिनली आइडेंटिफाई किए गए थे वो बेनिफिट रियलाइज नहीं होते, तो इन सब चीज़ों के कारण हम प्रोजेक्ट को फेल कह सकते हैं। तो अब प्रोजेक्ट जो है क्यों फेल होता है, मेरे एक्सपीरियंस के बेसिस पे 5 मोटे मोटे कारण हैं जिनके कारण ये प्रोजेक्ट फेल होता है। तो सबसे पहला कारण जिसके कारण प्रोजेक्ट फेल होता है वो है लैक ऑफ क्लैरिटी व्हेन यू डिफाइनिंग द स्कोप ऑफ वर्क। कि जब आप प्रोजेक्ट का दायरा बना रहे हैं तो वो आप पूरी क्लैरिटी के साथ नहीं बनाते। अब उसका एग्जाम्पल क्या है, अभी मैंने बात की कि भी मैं चाहता हूँ एज अ प्राइम मिनिस्टर और एज अ हेल्थ मिनिस्टर कि भारत के हर निवासी तक हेल्थ केयर पहुँचे। तो ये एक विजन स्टेटमेंट के लिए तो बहुत बढ़िया चीज़ है, पर इम्प्लीमेंटेशन के लिए ये बहुत एम्बिगुअस है। मायने इसके कई मायने बनाए जा सकते हैं। एक मायना हो सकता है कि भाई आप इस आदमी को दिल्ली में हेल्थ केयर प्रोवाइड कर दीजिए, चंडीगढ़ में हेल्थ केयर प्रोवाइड कर दीजिए, करनाल में हेल्थ केयर प्रोवाइड कर दीजिए। अगर ये किसी हरियाणा के किसी एक छोटे से गांव से आदमी आता है तो उसको किसी भी जगह पे हेल्थ केयर मिल जाती है, हेल्थ केयर तो मिल रही है ना। पर आई डोंट थिंक कि वो मायने था हेल्थ मिनिस्टर का। उनका मायने था कि उनको उनके घर के पास हेल्थ केयर मिलेगी। अब पास क्या स्पेसिफिक है? नहीं, पास भी जो है एक रिलेटिव टर्म है। अब आप गुमथले जैसे एक गांव में रहते हो, अगर आपको कुरुक्षेत्र जाना है जो आपसे 40 किलोमीटर दूर है, और आप गांव में एक गरीब आदमी हो जिसके पास ना कार है ना मोटरसाइकिल है, साइकिल भी शायद ही है, तो आप कुरुक्षेत्र तक कैसे जाएंगे अगर आप बीमार हैं और बुखार है, तो आपको वो हेल्थ केयर आपको अपने घर के पास चाहिए। तो अब क्या मतलब आ गया कि आम आदमी को अपने घर के पास हेल्थ केयर मिलेगी, पर पास का मतलब है कि विद इन 5 किलोमीटर्स या विद इन 10 किलोमीटर्स, राइट। सो यू हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक, क्योंकि ये चीज़ उस टाइम पे वेरी स्पेसिफिकली डिफाइन नहीं की जाती जब शुरू में प्रोजेक्ट अप्रूव होता है। बाद में जब आप उसको एग्जीक्यूट करने के लिए प्लानिंग शुरू करते हो तो वो लेयर्स अनियंस के उतरने शुरू होते हैं।
राइट। जैसे प्याज के ऊपर एक लेयर उतारते हो तो फिर एक छिलका और आ जाता है, फिर उसको उतारते हो तो फिर एक और छिलका आ जाता है। तो वो लेयर्स एंड लेयर्स एंड लेयर्स ऑफ स्कोप होता है जो उनकी स्पेसिफिसिटी के अंदर छुपा होता है। तो जब प्रोजेक्ट्स की स्कोप जो है वेल डिफाइंड नहीं होता तो ये प्रॉब्लम्स हमेशा आती हैं। दूसरा मोटा कारण क्या है? दूसरा मोटा कारण है पुअर प्लानिंग। अब पुअर प्लानिंग क्यों होती है? अब उसके मेरे हिसाब से 3 और कारण हैं, 3 छोटे कारण। पहला कारण कि आप जो प्रोजेक्ट मैनेजर्स अपॉइंट करते हैं वो बहुत ज़्यादा सीनियर नहीं होते हैं, उन्होंने कभी वो चीज़ की नहीं होती है। तो वो लोगों से पूछते हैं कि भाई जो सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स हैं कि भाई ये कैसे होगा और कितना समय लगेगा, और वो उनके बेसिस पे वो निर्णय ले लेते हैं। तो वो एक कारण है बहुत समय। दूसरा कारण है कि भी वो होते तो सीनियर लेवल पे हैं, पर वो जो ब्यूरोक्रेट्स हैं या सरकारी मिनिस्टर्स हैं उनके सामने सच बोलने से डरते हैं, और उनको लगता है कि अगर हमने सच बोला तो हमारी नौकरी चली जाएगी, या अगर हमने सच बोला कि भाई ये तो जी 18 महीने नहीं 28 महीने का प्रोजेक्ट है, तो हो सकता है मिनिस्टर साहब प्रोजेक्ट ही डिसअप्रूव कर दें, या जिस कमेटी में जाके ये प्रोजेक्ट अप्रूव होना है वहीं ना हो। या अगर हम कहें कि भाई इसका जो बजट है वो 50,000 करोड़ ना होके 75,000 करोड़ होगा, तो भी हो सकता है कि भाई वो कमेटी कहे जी नहीं ये तो बहुत ज़्यादा बजट है, हमारे पास इसके पैसे नहीं हैं। तो उस कारण से भी हो जाता है। और तीसरा कारण जो है वो होता है कि कई बारी जो प्रोजेक्ट मैनेजर्स होते हैं वो ऑप्टिमिस्टिक होते हैं। इन जगहों पे ऑप्टिमिस्टिक लोग चाहिए होते हैं, पर रियलिस्टिक उससे भी ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। अब ऑप्टिमिस्टिक कौन होते हैं जी? जो कहते हैं गिलास आधा भरा हुआ है पानी से, आधा खाली नहीं कहते वो, तो वो अच्छे लोग होते हैं। पर यहाँ पे उसकी दिक्कत ये होती है कि भाई वो हर चीज़ बहुत आसान समझ लेते हैं, राइट। मुंगेरी लाल के हसीन सपने। तो ड्रीम्स में ये काम नहीं होता है, सपनों में काम नहीं होता है, रियलिस्टिक होना पड़ता है कि भाई अगर आपको दिल्ली मेट्रो बनाना है और काफ़ी सारी झुग्गी झोंपड़ियों वाली जगह आपको चाहिए, या कई प्लैंड कॉलोनीज़ की बिल्डिंग्स भी गिरानी पड़ेंगी, या आपको तिलकनगर से जाना है वो दिल्ली तिलकनगर की टैंकी जो कि एक आइकॉनिक बिल्डिंग है उसको गिराना पड़ेगा, तो ये बहुत मुश्किल डिसीजंस हैं और काफ़ी लोग इन डिसीजंस को पसंद नहीं करेंगे। तो उसके कारण कई इश्यूज उठ सकते हैं। अब दिल्ली से बॉम्बे जब हाईवे जा रहा है, कई लैंड एक्विजिशंस हुई होंगी, कई इन्वायरमेंटली प्रोटेक्टिव एरियाज, ग्रीन फील्ड एरिया से आपने हाईवे निकाला होगा, वाइल्ड लाइफ क्रॉसिंग्स के ऊपर डिस्कशंस हुई होगी, इन्वायरमेंटलिस्ट ने हाथ खड़े किए होंगे कि भाई ये नहीं कर सकते आप, ऑब्स्टिकल्स क्रिएट हुए होंगे। तो उन सबको ओवरकम करने में कभी कभी समय लग जाता है, और इसको हम पहले आइडेंटिफाई नहीं करते, या बहुत इजी टेक ले लेते हैं कि भाई हाँ हो ये तो हो जाएगा, कोई बात नहीं, इतनी बड़ी दिक्कत नहीं है। तो वो अनरियलिस्टिक प्लानिंग के अंदर बाद में जाके प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है, जिसके कारण प्रोजेक्ट की टाइमलाइंस और बजट दोनों बढ़ने शुरू हो जाते हैं, और जिस कारण कभी कभी जो प्रोजेक्ट्स के ओरिजिनल बेनिफिट्स होते हैं, जो फ़ायदे होते हैं प्रोजेक्ट्स के, वो भी गुम जाते हैं। अगर पूरी तरह से नहीं भी गुमते तो कम अवश्य हो जाते हैं। तो इसलिए प्लानिंग के समय हमें रियलिस्टिक होना चाहिए। कभी कभी हमें लिटिल बिट आई एम नॉट सेइंग पैसिमिस्टिक होना चाहिए, पर वर्स्ट केस सिनेरियोज को आइडेंटिफाई करना चाहिए और उनको एज अ रिस्क आइडेंटिफाई करना चाहिए।
और उन रिस्क की जो प्रोबेबिलिटी है और इम्पैक्ट, उसकी असेसमेंट करनी बहुत ज़रूरी है कि व्हाट इज़ द इम्पैक्ट अगर ये चीज़ रियलाइज़ हो गई, और उस रिस्क की होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, मीडियम, लो या वेरी हाई, और उसका इम्पैक्ट क्या है, लो, मीडियम और वेरी हाई। और अगर कोई हाई इम्पैक्ट है और हाई प्रोबेबिलिटी है तो उसके ऊपर बहुत क्लोज निगाह रखनी चाहिए। और अगर हम अजम्पशंस ले रहे हैं जब प्लानिंग कर रहे हैं तो हमें हाई प्रोबेबिलिटी हाई इम्पैक्ट आइटम्स को एक्नॉलेज करना चाहिए, और उनको अकाउंट में लेना चाहिए जब हम प्रोजेक्ट प्लानिंग करें। अब आते हैं हम अपनी तीसरी कारण से, जिस कारण से प्रोजेक्ट्स विफल हो जाते हैं। वो क्या है? पुअर गवर्नेंस। गवर्नेंस का मतलब किसी प्रोजेक्ट को चलाना, जब एग्जीक्यूट करना होता है तो उसके ऊपर बहुत सारे निर्णय लेने होते हैं। तो वो निर्णय कौन लेता है, राइट? तो प्रोजेक्ट के अंदर दो बहुत इंपॉर्टेंट लोग होते हैं। एक होता है प्रोजेक्ट स्पॉन्सर और एक होता है प्रोजेक्ट मैनेजर। प्रोजेक्ट स्पॉन्सर वो आदमी होता है जो उस प्रोजेक्ट की फंडिंग लेके आया होता है। अब अगर हम दिल्ली बॉम्बे हाईवे की बात करें तो मेरे हिसाब से जो प्रोजेक्ट स्पॉन्सर है वो गडकरी जी हैं, क्योंकि हर फैसला एंड ऑफ द डे उनके पास आके रुकता है। तो जितनी जल्दी हम आइडेंटिफाई कर लें प्रोजेक्ट स्पॉन्सर, रियल प्रोजेक्ट स्पॉन्सर कौन है। कई जगह पे 3 या 4 लेवल नीचे के आदमी को प्रोजेक्ट स्पॉन्सर बना देते हैं, पर असल में वो प्रोजेक्ट स्पॉन्सर होता नहीं है और वो निर्णय ले नहीं पाता है, और इसलिए प्रोजेक्ट डिले हो जाते हैं। तो राइट प्रोजेक्ट स्पॉन्सर होना ज़रूरी है। अब प्रोजेक्ट स्पॉन्सर क्यों होता है? क्योंकि अकाउंटेबिलिटी उसके पास होती है, जिम्मेवारी, कि अगर ये प्रोजेक्ट फेल हुआ तो कौन जिम्मेवार है? आप। और इसलिए लोग घबराते हैं प्रोजेक्ट स्पॉन्सर बनने से, कि सारी जिम्मेवारी आपके ऊपर आती है, सारे निर्णय एंड ऑफ द डे आप लेते हैं। ये नहीं है कि कमेटी नहीं होती है, टीम नहीं होती है, आर्किटेक्ट्स होते हैं, कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं, टेक्निकल सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स होते हैं, वो सब अपनी राय देंगे, ऑप्शंस के ऊपर स्टडी होगा और ऑप्शन के रिकमेंडेशन की जाएगी। पर एंड ऑफ द डे वेयर डज द बक स्टॉप्स, राइट? वो अकाउंटेबिलिटी एक आदमी के ऊपर ही होनी बहुत आवश्यक है। जब आप कमेटी बना के काम करते हैं तो कमेटी के अंदर कभी भी डिसीजन मेकिंग नहीं होती है। हर आदमी अपना पिछवाड़ा बचाने के चक्कर में रहता है, और जब आदमी अपना पिछवाड़ा बचाने के चक्कर में रहता है तो कहता है जी फैसला ही ना लो, आगे ही टाल दो यार, अगले के ऊपर डाल दो, तो ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, राइट? तो जब मैंने निर्णय लिया ही नहीं, अगर गलत हो गया तो मेरे को कौन सा कोई गोली मार देगा। तो वो अकाउंटेबिलिटी होनी एक सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है किसी भी बड़ी प्रोजेक्ट की सक्सेस के लिए। अब आते हैं हमारा चौथा कारण, इसे कहते हैं स्कोप क्रीप। तो इसे कंफ्यूज मत कीजिएगा पहले कारण से। पहला कारण था लैक ऑफ क्लैरिटी ऑफ स्कोप। यहां पे हम बात कर रहे हैं स्कोप क्रीप की। स्कोप क्रीप माने कि जो आपके दायरे थे वो फैलते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, और उसके बढ़ने से जो काम का बोझ है, जो आपको काम करना था, वो बढ़ गया। अब एग्जाम्पल के रूप में हम इसको समझते हैं। जो हमने पहले एग्जाम्पल लिया था कि भाई हम हेल्थ केयर हर आदमी तक पहुंचाना चाहते हैं, और जब हमने उसको अनियन को पील किया और स्पेसिफिसिटी पे आए तो हमने डिसाइड किया कि भाई हर आदमी जहाँ पे रहता है उससे 10 किलोमीटर दायरे के अंदर अंदर उसको हेल्थ केयर मिलेगी, राइट? अब अगर स्टेक होल्डर्स आए, वो कहते हैं जी
अब गांव हैं, हाईली डेंस गांव हैं हरियाणा में, पर वहीं मिज़ोरम में वो डेंसिटी उतनी नहीं है, गांव बहुत दूर दूर पे हैं। तो आप कहते हो कि भाई हरियाणा के अंदर हम हर गांव के अंदर एक डॉक्टर, एक डिस्पेंसरी बना देते हैं। तो ठीक है, हाई डेंसिटी पॉपुलेशन है, तो अच्छा चीज़ है कि एक डॉक्टर जो है एक गांव को देख रहा है। मिज़ोरम में लो डेंसिटी है, पर अब मिज़ोरम में जो है वहाँ पे लोग कहें ना, ये तो गलत चीज़ है, आप हरियाणा में 5 पे बना रहे हो, हमारे यहाँ 10 पे बना रहे हो, क्यों? हमारे यहाँ भी 5 पे बनेगी। अब आपने रूल्स ऑफ द गेम चेंज करने शुरू कर दिए, क्योंकि अलग अलग स्टेक होल्डर्स हैं और हर स्टेक होल्डर अपना फ़ायदा देखने की सोचता है। तो जब स्टेक होल्डर्स पूरी तरह से अलाइन नहीं होते हैं, एक ही दिशा में नहीं चल रहे होते हैं, और वो टग ऑफ वार शुरू हो जाता है, रस्सा खींची जिसे हम कहते हैं, एक इस तरफ को खींच रहा है, एक इस तरफ को खींच रहा है, एक इस तरफ को खींच रहा है, तो फिर उस जद्दोजहद में आप कहते हो चलो ठीक है, इनके लिए भी कर दो, इनके लिए भी कर दो। अब ऑल ऑफ अ सडन जहाँ पे 100 डिस्पेंसरीज बननी थी या 6000 डिस्पेंसरीज बननी थी, अब 7000 डिस्पेंसरी बनेगी। अब 7000 डिस्पेंसरीज की कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है। अब वहाँ पे आपने एम्प्लॉयज़ हायर करने हैं, उनकी हायरिंग कॉस्ट है, और ना सिर्फ वन टाइम बिल्ड कॉस्ट बढ़ जाएगी, पर ऑन गोइंग ऑपरेशनल कॉस्ट भी बढ़ जाएगी, जिसके कारण से फ़ायदे होने मुश्किल हो जाएंगे, क्योंकि आप डॉक्टर ही नहीं प्रोवाइड कर पाएंगे। तो जो मेन कारण से आप बना रहे हैं फ़ायदे के लिए कि भाई हर आदमी को जल्दी से इलाज मिलेगा, और इलाज मिलने में दिक्कत हो जाएगी, तो ये एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल है। ऐसे ऐसे बहुत कम्प्लेक्स हो जाते हैं प्रोजेक्ट्स के अंदर। तो वो हम स्कोप क्रीप कहते हैं, कि जो हमारे प्रोजेक्ट का दायरा है वो हम बदलते रहते हैं आगे पीछे। और जो 5वां सबसे इम्पोर्टेंट कारण है जिसके कारण प्रोजेक्ट फेल हो जाते हैं, वो है बेनिफिट रियलाइजेशन के ऊपर कोई भी निगाह नहीं देता है। मैंने बार बार इसके ऊपर जिक्र करता हूँ, बेनिफिट मायने कि फ़ायदे क्या होने इस काम करने के। जब भी आपको एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं तो उसके कारण होते हैं, किन कारण से आप ये प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं। अब आप एग्ज़ाम्पल लेते हैं कि भैया दिल्ली में 2010 के अंदर एक नया एयरपोर्ट उन्होंने बनाया, वो एग्जिस्टिंग एयरपोर्ट के ऊपर ही उन्होंने नया एयरपोर्ट बनाया। तो उसका कारण किस कारण से आप एयरपोर्ट बना रहे हो? आप कहते हो जी कॉमनवेल्थ गेम्स होनी है, बहुत सारे फॉरेन डिग्नेटरीज इंडिया में आएंगे, तो हमारा टर्मिनल सुंदर लगना चाहिए, इसलिए हम बना रहे हैं। तो क्या वही ये कारण है? नहीं, एक दूसरा कारण ये भी है कि भी अब हिंदुस्तान के अंदर एविएशन एक्सपैंड कर रही है और एयरलाइंस आ रही हैं, छोटे शहरों के साथ कनेक्टिविटी बढ़ रही है, तो बहुत ज़्यादा हवाई जहाज़ का आवागमन है, तो इसलिए हमारे को नया टर्मिनल चाहिए उतने पैसेंजर्स को सपोर्ट करने के लिए। परफेक्ट, ये एक कारण है। अब और कोई कारण है? अभी आवागमन तो बढ़ता ही रहेगा, ये तो है नहीं कि 2010 में उसके बाद एक्सपेंशन ग्रोथ होनी बंद हो जाएगी। तो कितने सालों तक का हम ग्रोथ को प्लान करके हम ये बनाएं, 2020, 2030, 2040, 2050, तो आप अनलिमिटेड ग्रोथ को तो प्लान नहीं कर सकते हो। आप प्लान करते हो कि भाई ठीक है, अगर हम आज बना रहे हैं तो कम से कम 20 साल तक तो एयरपोर्ट हमारे ग्रोथ को सपोर्ट कर सके, इन बिटवीन हम कुछ और सोचेंगे। तो 2030 तक का ये लेके चलो, ओके। पर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि 2010 में गेम्स होनी है, उससे पहले तक हमारा टर्मिनल कम से कम एक सेक्शन इस टर्मिनल का कंप्लीट हो जाए, जो कि फुली ऑपरेशनल हो, फुली फंक्शनल हो। और जब भी हमारे को स्कोप के ऊपर क्वेश्चन आए, किसी डिसीजन के ऊपर, गवर्नेंस के ऊपर कोई डिसीजन मेकिंग हो, तो हम ऑलवेज गो बैक टू कि भाई इससे 2010 ओपनिंग के ऊपर क्या इम्पैक्ट होगा। क्या 2010 की इसकी ओपनिंग पुश आउट हो जाएगी? अगर हो जाएगी तो
हम ये काम नहीं करेंगे, क्योंकि हमें 2010 की ओपनिंग मस्ट हैव है। तो बेनिफिट रियलाइजेशन जो है वो एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हो जाती है। और बहुत अधिक समय प्रोजेक्ट्स के अंदर मैंने ये देखा है, फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस किया है कि बेनिफिट रियलाइजेशन होता ही नहीं है। अगर होता है तो वो मात्र सिर्फ एक खाना पूर्ति के लिए होता है। एक्चुअल डिसीजन मेकिंग में उसका इस्तेमाल प्रॉपरली नहीं होता। तो आज के लिए बस इतना ही। अगली एपिसोड में हम बात करेंगे हम क्या चीज़ें कर सकते हैं इन बड़े प्रोजेक्ट्स को सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट कर पाएँ, ताकि जो उनके ओरिजिनल बेनिफिट्स आइडेंटिफाई किए गए हैं, कंपनियां या सरकारें उनको, उन फ़ायदों को यूज़ कर सकें। अगर आपको ये प्रोग्राम पसंद आया तो इसे लाइक करना मत भूलिए। अगर आप किसी और अपने दोस्त को ये शेयर करना चाहते हैं जिसे इससे फ़ायदा हो तो प्लीज़ उनसे शेयर कीजिए। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। Thank you so much. Continue to break barriers. Take care. Bye-bye.